हे गाइस व्हाट्स अप। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी मोर विद दीपक यादव। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 18th ऑफ जून 2020। तो गाइस आज है थर्सडे 18 जून। तो आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर देखेंगे कि कौन कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो यहाँ पर आज बात करेंगे द हिंदू देखेंगे 18 जून का। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पीडीएफ नोट्स। अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करना है। टेलीग्राम डाउनलोड करके उसमें सर्च करना है स्टडी मोर विद दीपक, ब्रैकेट में यूपीएससी लिखा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है। यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और साथ ही साथ आपको जितनी भी वीडियोस डलती हैं या फिर बुक लिस्ट वगैरह, और जैसे कि हम लोग जिस न्यूज़पेपर में से पढ़ रहे हैं, हाईलाइटेड न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो गाइज आप यहाँ जाकर ज्वाइन कर लेना। सब कुछ बिल्कुल फ्री है, कोई यहाँ पर पेड वगैरह नहीं है। तो जाकर ज्वाइन कर लेना आप और इन चीज़ों का फ़ायदा उठाओ, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं अपना न्यूज़पेपर। और आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। उसके बाद देखते हैं न्यूज़पेपर की हमारे फर्स्ट न्यूज़ क्या है। इंडिया विल प्रोटेक्ट एवरी इंच ऑफ इट्स टेरिटरी। पीएम का ऐसा कहना है कि इंडिया जो है अपनी हर एक टेरिटरी, जितनी टेरिटरी है उसकी एक एक इंच उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, उसे बचाएगा। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर कल मंडे को हमारे 20 सोल्जर्स मारे गए चाइनीज ट्रूप्स के द्वारा गलवान वैली ऑफ लद्दाख में। ये बात कही जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर उसी को लेकर ये कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है कि इंडिया और चाइना में इशू चल रहा है, कितना बॉर्डर डिस्प्यूट लेकर चल रहा है, एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, ठीक है। कि उसी को बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है कि चाइनीज़ आर्मीज जो घुस गई थी वहाँ पर, तो उसको बॉर्डर डिस्प्यूट का भी यहाँ पर ये और ज़्यादा जो है सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है। यहाँ पे जो आर्मी है हमारी 20 सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए हैं चाइनीज़ ट्रूप्स के द्वारा गलवान वैली ऑफ लद्दाख में। तो अभी हम देख ले रहे हैं गलवान वैली कहाँ पर है हमारी। तो चलते हैं उसके लिए हम लोग अपने पीडीएफ नोट्स पर, और आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक तो इशू जो चल रहा है वो हमारा ये जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, रेड कलर का आप देख सकते हो, एलएसी है। और ये जो हमारी ये वाली ये है, ये पॉइंट है, ये हमारी गलवान वैली है। यहाँ पर जो है हमारे इंडिया के सोल्जर्स जो हैं 20 सोल्जर्स, उनको मारा गया है, ठीक है। उनको मारा गया है चाइनीज़ ट्रूप्स के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है वो हमारा ये वाला एरिया है, ठीक है। और ये वाली लेक भी बहुत ज़्यादा फेमस है, पगोंग लेक, इसी को लेकर। तो अभी चलते हैं हम लोग अपने वापस न्यूज़पेपर पे और देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। जो 4 पर्सनल हैं हमारे वो क्रिटिकली यहाँ पर अभी इंजर्ड हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेबल हैं, ठीक है। जिंदा हैं लेकिन थोड़े बहुत घायल हैं। 18 इंजर्ड हैं ले मिलिट्री हॉस्पिटल में। यानी कि अभी जो हमारा सिचुएशन है वो यहाँ पर इस तरीके से पहुँच गई है कि अभी अब पता नहीं क्या करना है, क्या सिचुएशन, क्या 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 स्टेप उठाना है। जो इंडिया है अब यहाँ पर कह दिया है पीएम ने कि इंडिया जो है प्रोटेक्ट करेगी अपनी एवरी इंच ऑफ इट्स टेरिटरी, ठीक है। तो उसी को लेकर ये न्यूज़ है। बस आपसे यहाँ पर कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है जो आपसे पूछी जा सकती है वो गालवान वैली है, ठीक है। उन्हीं चीज़ों को लेकर या फिर हमारा किस चीज़ से लेकर ये डिस्प्यूट चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट जो चल रहा है इंडिया चाइना के बीच में, उसको लेकर यहाँ पर ये बात कही जा रही है। तो आप यहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे। आगे हमारे लिए देखेंगे और क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पूरे न्यूज़पेपर में। तो चलो आते हैं हम लोग अपने मेन पेज पर, एडिटोरियल पर। जो हमारा पेज नंबर 6 है वो होता है हमारा एडिटोरियल, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जो एडिटोरियल है वो हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एडिटोरियल में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डिसऑर्डर द बॉर्डर, ये वाली बात है, ठीक है। जो कि गालवान वैली वाली वही बात, वही आज न्यूज़पेपर में काफ़ी सारी जगह बात करी गई है, ठीक है। डिसऑर्डर द बॉर्डर, उसके बाद ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और इम्पॉर्टेंट भी आपके लिए। इंडिया चाइना की हिस्ट्री बताई जाएगी यहाँ पर, और साथ ही साथ ने इंडिया जो कैसे टैकल करके चला है अपने जो 5 फिंगर्स हैं तिब्बतन पाम के, उसको कैसे टैकल करके चला है, उन सारी बातों को इस आर्टिकल में डिस्कस करा गया है। उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग से हम लोग पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पहले डिसऑर्डर एट द बॉर्डर देख ले रहे हैं। ये वाला आर्टिकल जो हमने बात करी, जो चाइना और इंडिया, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, डिसएंगेजमेंट कर दिया था दोनों ने, लेकिन यहाँ पर फिर भी ब्रूटल क्लैशेस हो गए दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पे 20 इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए। रिपोर्ट्स चाइनीज सोल्जर्स भी, कैजुअलिटीज़ भी दिखाई दी हैं। चाइनीज सोल्जर्स भी यहाँ पर कुछ घायल दिखे हैं गालवान वैली लद्दाख में। गालवान वैली की हमने लोकेशन देख ली है।
उसके बाद यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसमें जो फर्स्ट कॉम्बैट डेथ हुई थी ऐसे लड़कर, जो वो हुई थी 1975 में, और जो फर्स्ट डेथ हुई थी वो गैलवान वैली में, वो हुई थी 1962 में। उसके बाद अब ऐसे कॉम्बैट यानी ऐसे लड़कर ऐसे डेथ हुई है यहाँ पर। तो जो आर्मीज़ हैं, दोनों आर्मी ने दोनों कंट्रीज़ ने डिसंगेज कर दिया था, जैसे हमने अभी पढ़ा था। और लेकिन बाद में ये इस सिचुएशन को देख के ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या स्टेप उठाने चाहिए वो कहा जा रहा है। जो गवर्नमेंट है उसको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए गलवान क्लैश के बारे में, और जो लाइफ्स जो हमारी लॉस्ट हुई हैं उन चीज़ों को लेकर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और जो चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, दोनों को रीअफर्म करना है। और यहाँ पर जो डायलॉग्स बताए गए हैं, रीस्टोरिंग पीस, जो उनकी पीस शांति उसको रिस्टोर करना है वापस, दोनों को मिलकर इन चीज़ों के ऊपर बात करनी है। यहाँ पर ये सुझाव दिया है, सॉल्यूशन दिया है। उसके बाद और आर्टिकल हमारा ये सेकंड आर्टिकल भी देख ले रहे हैं साथ ही साथ। यूनाइटेड फ्रंट इन दिल्ली, यहाँ पर ये बात हो रही है जो गवर्नमेंट है दिल्ली में। ये जो आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल कोविड-19 से रिलेटेड है, और ऊपर वाले दोनों आर्टिकल हमारे बॉर्डर इश्यूज से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहले हम देख ले रहे हैं जो गवर्नमेंट है इंडिया में, ठीक है, गवर्नमेंट है दिल्ली की, और जो इंडिया की कह रहा हूँ, गवर्नमेंट है दिल्ली की और जो सेंटर है, ठीक है, दोनों को, स्टेट और सेंटर को, दोनों को अगर हाथ मिला के हाथ मिला के जो है चलना पड़ेगा, तभी वो जो कोविड-19 है उससे निपट सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि स्टेट और सेंटर दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये सॉल्यूशन काफ़ी टाइम पहले से ही आ रहा है कि स्टेट और सेंटर मिलकर काम करें, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा अभी न्यूज़ आई नहीं है, ठीक है। तो उसी को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। और साथ ही साथ हमारे एक इंपॉर्टेंट टर्म है डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, DDMA। क्योंकि यहाँ पर टर्म इसलिए है कि जो यहाँ पर ये DDMA है, इसके अथॉरिटी और चेयरमैन हैं, उनको भी इस जो डिसीजंस लेंगे उस चीज़ में यहाँ पर ऐड करा जाएगा। तो उसको लेकर यहाँ पर ये अथॉरिटी आई है। इसके बारे में मैं अभी बता दूंगा आपको, ठीक है। टेलीग्राम पर इसके बारे में नोट्स पढ़े हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में, तो यहाँ पर अभी हम लोग उसे कवर करेंगे। चलो हाथों हाथ कवर कर लेते हैं। तो चलते हैं टेलीग्राम पर और उसके बाद देखेंगे अपनी। तो यहाँ पर हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, काफ़ी बार हम कवर कर चुके हैं अपने न्यूज़ एनालिसिस में। आप देख भी सकते हैं कि ये जो न्यूज़ है बार बार फॉरवर्ड होती हुई आई है यहाँ पर चैनल पर। तो यहाँ पर हम काफ़ी बार कवर कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर न्यूज़ में रहती है बॉडी, तो इसके बारे में हमारा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो अथॉरिटी है, ये एक अपेक्स बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और यहाँ पे पॉलिसीज़ वगैरह बनाती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। यानी कि कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट जैसे कि आया जाता है यहाँ पर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसे होता है, जैसे कि फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक्स हो गए, वैसे ही यहाँ पर ये भी है, कोविड-19 भी है, ठीक है। और हमने कल इसे पढ़ा था कोविड-19 के बारे में कि इसे एक्ट ऑफ गॉड भी कहा गया है, ठीक है। एक्ट ऑफ गॉड का दर्जा भी दिया गया है कि यहाँ पर ये प्रकृति का करना है। उसके बाद यहाँ पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करें तो ये प्रोटेक्ट करती है जहाँ भी डिज़ास्टर हो जाता है, कोई डिज़ास्टर आता है तो उस चीज़ को रिकवर कैसे करा जाए, उसके लिए यहाँ पे अथॉरिटी वर्क करती है, रेस्क्यू करती है, रिलीफ देती है, और जहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाता है आफ्टर डिज़ास्टर उसको अच्छी तरीके से मैनेज करती है, और उसे वापस कंस्ट्रक्ट करा जाता है। यानी कि इस बॉडी का काम क्या है, जो भी डिज़ास्टर आया है उसको अच्छी तरीके से मैनेज करना। जो NDMA है, हमारी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये एस्टेब्लिश करी गई थी डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 23 दिसंबर 2005 में, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये जो है रिस्पॉन्सिबल होती है कि पॉलिसीज़ बनाने के लिए और गाइडलाइंस बनाने के लिए किस तरीके से जो भी डिज़ास्टर्स आ रहे हैं उनको टैकल करा जाए, उन चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर ये हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट बॉडी है, ठीक है। इसके बारे में हमने कवर कर लिया। देन उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने इस वाले आर्टिकल पे, हिस्ट्री द स्टैंड ऑफ और पॉलिसी वर्थ रीडिंग, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर बात करेंगे हम इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में, पास्ट रिलेशन के बारे में, कुछ बातें यहाँ पर देख सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसको हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पर बात हो रही है जो इंडिया है ग्रेपल्स विद इज नेक्स्ट स्टेप। इंडिया को क्या करना चाहिए यहाँ पर, उसको जो LAC की सिचुएशन चल रही है, LAC की सिचुएशन को ऊपर नेक्स्ट स्टेप उठाना है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो 5 फिंगर्स हैं उनकी जो कॉम्पैक्ट है उनको रिन्यू करना है। 5 फिंगर्स कौन कौन सी, हमारी 5 जगह हैं, 5 प्लेसेस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, यहाँ पे डिस्प्यूट के बारे में आपको पता ही होगा, इंडिया और चाइना के बारे में, दोनों के डिस्प्यूट के बारे में, बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में अच्छी तरीके से आपको पता होगा। यहाँ पे काफ़ी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस में। कैसे आपने अभी तक सबको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, डेली बेसिस पे हम लोग न्यूज़ कवर करते हैं और बैकग्राउंड सहित यहाँ पर कवर करी जाती है। तो अब बात करते हैं न्यूज़ की। जैसे कि डेडली क्लैश हुए अभी यहाँ पर गलवान वैली में, जैसे हमने अभी बात करी बिटवीन इंडिया और चाइना के दोनों के बीच में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
कि जो चाइना अपनी स्ट्रेटजी अपना रहा है, जैसे कि उसने 5 फिंगर्स जो तिब्बतन पाम की जो 5 उंगली हैं, ठीक है, तिब्बतन की जो 5 जगह हैं, वहाँ पर जो उसने अपनी स्ट्रेटजी लगाई थी ना, वही स्ट्रेटजी यहाँ पर अपनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इंडिया ने उसकी जो स्ट्रेटजी है उसकी कमर तोड़ दी थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे उसकी स्ट्रेटजी क्या थी। जो यहाँ पर पहले इसके यहाँ पर जो माओ थे, ठीक है, चाइना के जो माओ था ये, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने 1950s में क्या करा था, जो हमारी तिब्बत वॉज चाइनाज राइट पाम, ठीक है, तिब्बत जो है चाइना का राइट पाम था। लेकिन जो यहाँ पर तिब्बत की 5 जगह हैं, 5 जगह कौन कौन सी है, वो नेपाल, सिक्किम, भूटान, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ये 5 जगह हैं, यहाँ पर इसको अपने कब्जे में करना चाहता था, इसको कंट्रोल में करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने ऐसे करने नहीं दिया। वो आगे हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें करी इंडिया ने जिससे ये नहीं कर पाया। और यहाँ पर इसने कहा था कि हम इसे लिबरेट करेंगे, ठीक है, इसको हम चलाएंगे और इसे ही हम लोग लिबरेट करेंगे, ऐसा कहा गया था। इसकी स्ट्रेटेजी थी ये, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आगे हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या थी इसकी, और 5 जगह हमने पढ़ी हैं अभी, और थोड़ा बहुत देख लेते हैं हम लोग टेलीग्राम पर, जिससे कि हम लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है गलवान वैली, एक बार और देख लेते हैं। ये हमारी लोकेशन है गलवान वैली की, ये हमारी पगोंग लेक, और जो अभी इस समय डिस्प्यूट चल रहा है वो हमारा एलएसी पे चल रहा है, ये है हमारा एलएसी, ठीक है। तो उसके बाद अभी हम पंचशील के बारे में भी पढ़ेंगे, और 5 फिंगर्स के बारे में भी यहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पर माओ ने डिक्लेयर करा है तिब्बत, जो है माओ ने डिक्लेयर करा था तिब्बत को पाम ऑफ चाइना, ठीक है, चाइना का पाम, मतलब चाइना का एक पार्ट है तिब्बत, जहाँ पर जिसमें लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन नेफा, यानी कि जो इंडियन प्रोविंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इनको वो कहता था कि हमारी जगह है चाइना। लेकिन यहाँ पर ये जो इसकी 5 फिंगर्स हैं, और जो चाइना की यहाँ पर इन्होंने और क्या डिक्लेयर करा कि जो चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो लिबरेट करेंगे इन सब जगहों को वो ही लोग रूल करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा थोड़ी ना करने देंगे, यहाँ सब इंडिया की जगह है, तो यहाँ पर वो अपनी जगह बता रहे हैं, ठीक है। उसको लेकर यहाँ पर बात हुई है। 60 ईयर्स की पहले की बात है। जो इंडिया है, इंडिया ने यहाँ पर जो है सेट करा, एक इंश्योर करा कि जो 5 फिंगर्स हैं वो ज़्यादातर क्लोज रहें इंडिया से, ना कि चाइना से। जो कि 5 जगह हैं जिनकी हमने अभी बात करी वो क्लोज रहें हमारे इंडिया से। और गवर्नमेंट का जो इंडियन जो एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रैपल्स विद इट्स नेक्स्ट स्टेप, यानी कि गवर्नमेंट इंडिया जो है हमारी जो है गवर्नमेंट अगला स्टेप से बढ़ेगी आगे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, वो यहाँ पर एक ग्रैंड स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ताकि वो अच्छी तरीके से जो हमारा ये 5 जगह हैं उनको रिन्यू कर सकें अच्छी तरीके से। एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस चीज़ को लेकर। इंडियाज़ के काउंटर मूव क्या थे, यानी कि जब उसने कोशिश करी कि ये सारी जगह हमारी हों, और तो यहाँ पर इंडिया के काउंटर मूव क्या थे कि वापस इंडिया ने कैसे वार किया। 1950 में, इवन आफ्टर इंडिया और चाइना ने साइन करा था पंचशील एग्रीमेंट 1954 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। पंचशील एग्रीमेंट इंडिया और चाइना के बीच में साइन हुआ था 1954 में, बिफोर 1962, चाइना इंडिया के वॉर के पहले। जो नेहरू गवर्नमेंट थे वो यहाँ पर थोड़े बहुत टेंशन में थे कि चाइनाज प्रोक्लेमेशन को लेकर, ठीक है। एक तो एग्रीमेंट साइन कर लिया था, दोनों मिलजुल रहे थे, स्पेशली जब और ज़्यादा परेशान हो गए जब फ्लाइट दलाई लामा से इंडिया आई, ठीक है, 1959 में। और चाइना ने एक ही फ्लाइट आई वहाँ से, और चाइना ने डिमांड करने लगा कि सेल्फ डिटर्मिनेशन करेंगे कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में मांगने लगे, अब कश्मीर में भी जगह मांगने लगे। तो यहाँ पर जो है इस चीज़ को लेकर नेहरू जी यहाँ पर परेशान थे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, और चाइना इतना ज़्यादा वो करने लगा साथ ही साथ कि अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में ये सारी जो हमारी 5 जगह हैं, 5 फिंगर्स हैं, उनको अपनी पार्ट ऑफ चाइना बताने लगा। इतना ज़्यादा यहाँ पर होने लगा, ठीक है। तो उसको लेकर यहाँ पर बात हो रही है आगे। अब बात करेंगे कि कैसे कैसे टैकल करा इंडिया ने, ठीक है। यहाँ पर 3 स्टेप्स में बताएंगे। पहले तो करे बॉर्डर्स को मैनेज, ठीक है। क्या चीज़ टैकल करी, जो 5 फिंगर्स हैं हमारी, 5 फिंगर जो चाइना अपनी बताने को कह रहा था कि हाँ हम इसे रूल करेंगे, तो उसको टैकल कैसे करा। पहले तो बॉर्डर्स को अच्छी तरीके से मैनेज करा, जहाँ पे बॉर्डर बनाया, जहाँ पे बॉर्डर हैं उनको, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरीके से क्रिएट करा, जिस वजह से तो चाइना और चिड़ा हुआ है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से क्रिएट करा। 1950s में जो गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर पायलट करे, यानी कि जो हमारा इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उनका प्रयोग करा, ताकि वो जो नेफा अरुणाचल प्रदेश है उन सबको, वो जो इंडिया चाइना का जहाँ पे फ्रंटियर रहेगा उसको अच्छी तरीके से देखभाल करें, ठीक है, उनको यहाँ पर प्रयोग करा।
और जो इसी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बढ़ा, इतनी तेज़ी से बढ़ाया है इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर की ये कहा जा रहा है कि इंडिया कैच अप कर लेता चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर। जितना चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर कर रखा है अपने बॉर्डर पे, इंडिया उतना ही कैच अप कर लेता नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स में, नेक्स्ट 10 साल में, ठीक है। और यहाँ पर इसी वजह से जो चाइना है वो और भी ज़्यादा चिढ़ा हुआ है। इसी वजह से चाइना बार बार हमें हमारे यहाँ पे जो है इंडिया में घुस घुस कर आ जाता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर ये क्यों क्रिएट कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड जो है इंडिया ने क्या अपनाया सॉल्यूशन, आउटरीच और ट्रीटीज़, यानी कि जो ट्रीटीज़ हैं वो हर एक से यहाँ पर अच्छी तरीके से टाइज वगैरह बना के रखे, ठीक है। अब टाइज किससे बना के रखे वो यहाँ पर हम देख ले रहे हैं। जो सेकंड यहाँ पर चीज़ यहाँ पर करके दिखाई इंडिया ने, वो करा नेबर्स, जैसे कि अपने नेपाल भूटान जो नेबर्स हैं उनकी अच्छी तरीके से यहाँ पर उनसे जो है मेल जोल बना के रखा। इंडिया जैसे कि यहाँ पर साइन करी ट्रीटी सिक्किम के साथ, और यहाँ पे इसे प्रोटेक्टोरेट कहा गया। लेकिन 1975 में जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने जो सिक्किम है उसी में जोड़ दिया गया, 22 स्टेट ऑफ इंडिया में इसको जोड़ दिया गया है, ठीक है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं अभी हम लोग और ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक ऐसा रीज़न जो चाइना है, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, यहाँ पर जो इसका प्रोग्राम चल रहा था, ये नेपाल में जो है इन्होंने नेपाल में तो रहा, लेकिन यहाँ पर भूटान में क्यों नहीं रहा, ठीक है। ये जो इन रोड्स है, एक सेकेंड गाइस, यानी कि कहना है जो चाइना अपनी रोड बना पाया, चाइना नेपाल में रोड बना दिया उसने, लेकिन भूटान में नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर ट्रीटी साइन करी हुई थी भूटान के साथ। कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस और फ्रेंडशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हमारी ट्रीटी जो है साइन करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ भूटान के बीच में 1949 में। और इसका मकसद क्या था कि जो यहाँ पर इंडिया है वो जो भूटान को गाइड करता रहेगा, जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स होंगे उस चीज़ों को लेकर। तो इंडिया ने यहाँ पर मना कर दिया, तो यहाँ पर कैसे रोड्स वगैरह बना लेगा चाइना, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर इस तरीके से टैकल कर लिया इंडिया ने। अब उसके बाद जो हमारा तिब्बत इशू है, तिब्बत इशू को लेकर क्या बोल रहे हैं कि जो न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली का डिसीजन क्या था, जो दलाई लामा है उसको शेल्टर दिया जाए अच्छी तरीके से। उसके जो लैक्स ऑफ फॉलोवर्स हैं 1959 से, उनको अच्छी तरीके से शेल्टर दिया जाए, ठीक है। उस चीज़ को लेकर बात हो रही थी। फिर उसके बाद प्रेजेंट में बात करें, जो दलाई लामा है वहाँ पे उसको एक लॉयल्टी ऑफ तिब्बतन्स का स्टेटस मिला गया। जो क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि जो उसका वहाँ पर जो दलाई लामा है उसकी कम्युनिटी का जो है लीड कौन करेगा। तो यहाँ पर जो यहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप है कम्युनिटी की, यहाँ पर कौन रहा? कर्मपा लामा, जो कि इंडिया में रहते थे, पहली बार आए थे चाइना से 2000 में, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, जो सिटीजनशिप है उन्होंने अपनी सिटीजनशिप जो एक दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली और अभी यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर जो भी लीडर थे इसके, उन्होंने अपने यहाँ पे सिटीजनशिप भी बदल दी। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि जो चाइना है, चाइना जो है फोर्स करता रहा कि यहाँ पर जो कम्युनिटी है उसे अपनी बनाने की, ठीक है, दलाई लामा को। लेकिन इंडिया को क्या करना चाहिए, अभी यहाँ पर इंडिया को प्रोमिनेंट रोल निभाना चाहिए इसमें भी। और जम्मू कश्मीर को लेकर अब बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने आर्टिकल 370 देखा, और जो हमारा लद्दाख है, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया। उसको लेकर चाइना को तो एक्सपेक्टेड था, जो चाइना के रिएक्शन आएंगे वो तो एक्सपेक्टेड थे, लेकिन वो पाकिस्तान के जो एक्सप्रेशन आएंगे वो तो एक्सपेक्टेड थे कि हाँ वो भाई ऐसे आएंगे। लेकिन जो चाइना के रिएक्शन आएंगे वो अनएक्सपेक्टेड थे कि चाइना भी ऐसा करेगा कि हाँ ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उस चीज़ को लेकर बात हो रही है कि अच्छी तरीके से जब टैकल करते हुए आया है इंडिया, तो अभी भी अच्छी तरीके से टैकल कर सकता है, ठीक है। ये प्रूफ ये बहुत है कि गवर्नमेंट जो है वो हमेशा तैयार है चाइना से डील करने के लिए, और यहाँ पर कोई भी अपनी जगह वो नहीं देगी। जैसा कि अभी पीएम ने कहा भी है कि हम लोग कोई भी अपनी 1 इंच भी जगह नहीं देंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ इक्विटेबल एंड इफेक्टिव केयर। ये जो आर्टिकल है ये भी इंटरेस्टिंग है। ये इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है, कोविड-19 से जो हमारी महामारी है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है कि उसको टैकल कैसे करा जाए, और जो उसको टैकल करने के लिए यहाँ पर एक सुझाव क्या दिया है, जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है उनको दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। और ये सॉल्यूशन हमने काफ़ी बार कवर किया है, ठीक है। न्यूज़ में काफ़ी बार आ गया है ये सॉल्यूशन, उसको हमने कवर किया है। अगर कोई आपसे क्वेश्चंस वगैरह आता है तो आपको लिखना है ज़रूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को मिलकर काम करेंगे तो अच्छी तरीके से हम लोग टैकल कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। जो यहाँ पर आपको भी पता होगा कि इतनी तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही है, तो हम लोगों को क्या करना है कि पब्लिक और प्राइवेट जो है दोनों को
साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा पार्टनरशिप में, ताकि हम लोग जो डेथ्स वगैरह हो रहे हैं उनको प्रिवेंट कर सकें अच्छी तरीके से, उसको लेकर बात हो रही है। और उसके बाद यहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, दोनों अगर मिल जाएंगे तो अच्छी तरीके से हम लोग चीज़ों को देख पाएंगे, अच्छी तरीके से हम लोग टैकल कर पाएंगे। एक सीरियस इलनेस क्या है, जो मेजोरिटी ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स जो हैं, जो मेजोरिटी है कोविड-19 पेशेंट्स की इन्फेक्शन की, वो थोड़ी बहुत है और वो अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। लेकिन जो सीरियस इलनेस क्या होती है कि जो पहले से बीमार है, जैसे कि डायबिटीज़ हैं, जैसे कि हमारे एल्डरली पर्सन है, बूढ़े बूढ़े हैं, ठीक है, उनके अगर डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पर उन्हें ज़्यादा अफेक्ट करता है और ये कोविड-19 उनको रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है और यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है इन चीज़ से रिलेटेड। अगर गुड सपोर्टिव यहाँ पर केयर मिलेगी सिक पेशेंट को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी हमारे लिए, जो कि हम जो इतनी सारी डेथ्स हो रही हैं उनसे उन चीज़ों से हम लोग टैकल कर सकें। ठीक है, फियर को हम कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं कि हम लोगों को अच्छी तरीके से जो है हॉस्पिटल्स में, और हम लोगों को क्वालिटी जो केयर कोविड-19 के लिए एक क्वालिटी केयर प्रोवाइड करानी पड़ेगी। एक क्वालिटी की तरीके की एक अच्छी तरीके से एक हम लोग अगर केयर प्रोवाइड कराएंगे तो हम लोग जो है ऑब्वियसली अच्छी तरीके से लड़ पाएंगे। और जो गवर्नमेंट है उसको ज़रूरी है कि वो वर्क करे प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर, और ये अफोर्डेबल भी रहेगा। जो गवर्नमेंट है उसको फाइनेंशियली असिस्ट करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर को, यानी कि पैसे वगैरह दे, ताकि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो भी रन कर सके, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है अगर उसे प्रोवाइड कराएगा मनी वगैरह, ठीक है। और यहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ है उनके लिए भी बात करी गई है। जो मेडिकल स्टाफ है वो इन्वॉल्व है कोविड-19 केयर में, उनको भी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करा जाए, क्योंकि वही तो सारा चीज़ काम कर रहे हैं, वही इतने सबको बचा रहे हैं। उनको पीपीई किट वगैरह दी जाए और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो भी ज़रूरत हो वो सब एक एक चीज़ यहाँ पर अच्छी तरीके से दी जाए, ठीक है। जैसे कि तमिलनाडु में भी हमने देखा कि तमिलनाडु में अच्छी तरीके से वो लोग टैकल कर रहे हैं, चीज़ों को फोकस कर रहे हैं और रिड्यूस कर रहे हैं नंबर ऑफ केसेस के साथ साथ प्रिवेंशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, इक्वल प्रायोरिटी दे रहे हैं दोनों को ही। और जितने भी सिटीजन है तमिलनाडु में और सीरियस कोविड-19 जो कि सीरियस कोविड-19 से गुजर रहे हैं, उनको हाई क्वालिटी केयर प्रोवाइड कराया जा रहा है और इंप्लीमेंट करा जा रहा है यूनिवर्सल कोविड-19 केयर प्रोग्राम। तो यहाँ पर हम भी ये काम कर सकते हैं और कोलैबोरेट कर सकते हैं। हेल्थ सिस्टम को कोलैबोरेट करना चाहिए प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ, जो गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम है। अगर कोलैबोरेट करेंगे तो यहाँ पर हॉस्पिटल्स वगैरह भी ज़्यादा रहेंगे, तो ज़्यादा बेड्स वगैरह रहेंगे, ज़्यादा आईसीयूज वगैरह रहेंगे, तो ज़्यादातर जो है बेनिफिट्स हम लोगों को मिल सकते हैं और डेथ्स वगैरह कम होंगी। उस चीज़ को लेकर बात हो रही है। और यहाँ पर जो है गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से इंसेंटिव्स, सब्सिडीज़ और प्री रिक्विजिट्स वगैरह यहाँ पर अच्छी तरीके से देने चाहिए हमारे जो है पब्लिक सेक्टर को, जिससे कि वो लोग भी टैकल कर सकें। और साथ ही साथ यहाँ पर अब आईसीयू केयर अच्छे से प्रोवाइड करनी चाहिए। आईसीयू केयर, इंटेंसिव केयर यूनिट को हम लोगों को पहले सबसे ऊपर उसे रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो पेशेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए हम लोगों को। गवर्नमेंट जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए बेसिक कॉस्ट के साथ गवर्नमेंट को कोविड-19 केयर के लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पैसे देकर यहाँ पर दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। साथ ही साथ जो हॉस्पिटल्स है उनको आईसीयूज वगैरह की जो रिसोर्सेज हैं यहाँ पर उनको प्रायोरिटी पर रखना है। और जो स्टाफ है कोविड-19 केयर से जो यहाँ पे लड़ रहे हैं, ठीक है, उनको बचा रहे हैं स्टाफ को, उनको अच्छी तरीके से पीपीई किट वगैरह और ट्रेनिंग, एडिक्वेट ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करानी चाहिए। तो उन्हीं को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। और जो भी स्टाफ अगर मरता है हमारा फैमिलीज या जो स्टाफ अगर जैसे कि जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह अगर उनकी डेथ होती है कोविड-19 से, तो यहाँ पर क्या करा जा रहा है, उनके जो फैमिली वगैरह उनको अच्छी तरीके से कंपनसेशन वगैरह देनी चाहिए, क्योंकि वही लोग यहाँ पर टैकल कर रहे थे अच्छी तरीके से चीज़ों को। तो उन्हीं को लेकर बात हो रही है। तो हमारा रिस्पांस जो है एपिडेमिक को लेकर, उन्हें कंबाइन करना है हम लोगों को, अपने गुड साइंस के साथ साथ क्लिनिकल रीजनिंग को कंबाइन करना है, तभी हम लोग अच्छी तरीके से हम लोग टैकल कर पाएंगे और साथ ही साथ हमारे पीपल हैं जो कंट्री के, उनकी जो जान बचा पाएंगे। तो ये आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर काम करना है, ठीक है, इसके बारे में हमने जान लिया। अब चलते हैं आगे और आगे में हम लोग मल्टीलेटरिज्म पोस्ट कोविड-19, ये हमारे लिए आर्टिकल है। उसके बाद यहाँ पर ये आर्टिकल कुछ खास नहीं है इतना, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो कोविड-19 जो के बाद हमें पोस्ट मल्टीलेटरिज्म रखना पड़ेगा और हम लोगों को पेशेंट रहना पड़ेगा ताकि रिफॉर्म्स कर सकें वाइल बिल्डिंग पार्टनरशिप्स। अगर किसी से पार्टनरशिप्स कर रहे हैं तो हम लोगों को पेशेंट रखना पड़ेगा और जो हम लोग को अच्छी तरीके से मल्टीलेटरिज्म रखना पड़ेगा। मल्टीलेटरिज्म होता क्या है, बाकी अदर कंट्रीज से अच्छी तरीके से पार्टनरशिप रखना, ठीक है। तो उसी को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और आर्टिकल है मैटरनल हेल्थ मैटर से लेकर है। जो लॉकडाउन पीरियड था, ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। यहाँ पर ये आपने मेंस आंसर राइटिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लॉकडाउन पीरियड है उसने ये देखा है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन से रिलेटेड यहाँ पर उनका ज़्यादातर उनके लिए यहाँ पर कोई काम नहीं देखा गया, उनका ध्यान नहीं रखा गया है। उस चीज़ को लेकर यहाँ पर आर्टिकल में कहा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है टुवर्ड्स प्रेग्नेंट वुमेन के वेलफेयर के ऊपर, वो यहाँ पर छोड़ दी गई थी। उस चीज़ को लेकर बात हो रही है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करी हैं जो कि प्रेग्नेंट वुमेन से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अर्लियर की पहले की पिछले मंथ की बात है कि जो वुमेन एम्बुलेंस में ही यहाँ पर उसने दम तोड़ दिया अपना,
जो कि चक्कर काटते काटते प्राइवेट और हॉस्पिटल्स के, पब्लिक हॉस्पिटल्स के। लॉकडाउन के टाइम पे जो है स्टेट प्रिपेयर करना भूल गई कि यहाँ पर जो है वेमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन भी रहेंगी जो कि प्रॉब्लम्स फेस कर सकती हैं, उस चीज़ को लेकर बात हो रही है। और यहाँ पर जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो ओवरबर्डन था, क्योंकि यहाँ पर पेंडेमिक चल रहा था, साथ ही साथ यहाँ पे और बीमारियाँ चल रही थी, तो उन चीज़ को लेकर यहाँ पे ओवरबर्डन था। तो जो विमेंस वगैरह हैं वो छोटे मोटे हॉस्पिटल्स में जा रही थी। छोटे मोटे हॉस्पिटल्स में कोई यहाँ पर सुविधा नहीं थी, जैसे कि कोविड-19 फैसिलिटीज़ के साथ यहाँ पर जैसे कि होती हैं। एक तो वहाँ पे कोई इक्विपमेंट नहीं, साथ में कोई पीपी किट्स के द्वारा पीपी किट्स पहनी भी नहीं थी स्टाफ वगैरह ने। ऐसे ही यहाँ पर इलाज चल रहा है, उस चीज़ को लेकर बात हो रही है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 ईयर की एक ओल्ड तेलंगाना यहाँ पर विमेन है, ठीक है, जो कि हॉस्पिटल्स के चक्कर काटती रही, ठीक है। वहाँ पर किसी हॉस्पिटल ने उसे नहीं लिया, और बाद में क्या हुआ कि जो उसने फाइनली बर्थ दिया एम्स के बाहर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्स के बाहर उसने एक जो है बेबी को बर्थ दिया। तो आप यहाँ पर ये सिचुएशन देख सकते हैं कि कितनी वो सिचुएशन थी उस समय की। और जो यहाँ पर अब बात कर रहे हैं, जो 9 लाख प्रेग्नेंट वुमेन है, 15% ऑफ 6 मिलियन वुमेन ने यहाँ पर बर्थ दिया है इसी लॉकडाउन में, ठीक है, लॉकडाउन में। तो यहाँ पर इनको भी लेकर टैकल करके इनके बारे में भी सोचना चाहिए था। यहाँ पर लॉकडाउन के टाइम पर इस चीज़ को लेकर बात हो रही है। एक सेकेंड गाइस। और यहाँ पर बात क्या कही जा रही है कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं वो खाली पड़े थे, 80% डॉक्टर, 64% बेड्स, ये सब खाली पड़े थे, तो अब भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा बुरी हालत देखने को मिल गई। अगर ये सब ओपन रहते और मिलकर काम करते, पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, कभी नहीं देखने को मिलती। तो आप यहाँ पर ये चीज़ भी अपने आंसर राइटिंग में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये बात आया जा रहा है कि हमें अच्छी तरीके से चीज़ों को टैकल करके चलना है, ठीक है। और अगर चीज़ों को देख रहे हैं तो सबके बारे में ध्यान देना है। हम लोग यहाँ पर ये काम बनना, प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में सोचना भूल गए, ठीक है। यहाँ पर ये इस आर्टिकल का हमने पढ़ लिया, आप इसका मेंस आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं और हमारे लिए क्या आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए एनआरसी से लेकर, एनआरसी यहाँ पर कोई जो हमारा आंध्र प्रदेश है वो अपोज कर रहा है एनआरसी को लेकर। आंध्र प्रदेश की असेंबली यहाँ पर उसे अपोज कर रही है। तो एनआरसी के बारे में थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं। एनआरसी है क्या, जैसे कि आप सबको पता होगा, तो ये हमारा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न है। ये एक रजिस्ट्रेशन है जहाँ पर सारे इंडियन सिटीजन्स को रजिस्टर करना पड़ेगा, और ये मैंडेटेड है 2003 अमेंडमेंट ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1995 के द्वारा यहाँ पे ओरिजिन हुआ। इसका पर्पस क्या है कि ये डॉक्यूमेंट करे सारे के सारे जो लीगल सिटीजन्स हैं ऑफ इंडिया के, यानी जो लीगल सिटीजन्स हैं उनको डॉक्यूमेंट करा जाए कि हाँ वो एनआरसी के अंडर आ जाए। उसके बाद जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करा जाए और वापस उन्हें जहाँ से आए वो वहाँ पर भेजा जाए, ठीक है। ये इंप्लीमेंट हुआ है स्टेट ऑफ असम, यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 2013 और 14 से। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो प्लान कर रही है कि ये पूरा का पूरा एनआरसी इंप्लीमेंट करा जाए पूरी कंट्री पर 2021 तक, ठीक है। 2021 में जो है ये पूरी कंट्री पर यहाँ पर इसको एनआरसी को इंप्लीमेंट करा जाए, उसको लेकर यहाँ पर बात हो रही है। साथ ही साथ हमारा एक टॉपिक था यहाँ पर एक गाइस, उससे पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज़ भूल गए। ये कार्टून आर्टिकल आप देख सकते हो, कार्टून पिक्चर की पाकिस्तान, चाइना, नेपाल तीनों साथ में, और यहाँ पर ये अकेले प्रियम दोनों के बीच में यहाँ पर किस चीज़ से ये अकेले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान तो साथ में परेशान है, परेशान कर ही रहा है, साथ में चाइना ही परेशान कर रहा है, नेपाल भी यहाँ पर, इन सब के साथ यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहे हैं इंडिया के, और साथ ही साथ यहाँ पे पीएम अकेले। उसके बाद यहाँ पर ये जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कि यहाँ पर जो पहले की सिचुएशन देखें कि पहले अगर जो भी हमारे प्रेसिडेंट बने, ठीक है, उनकी अगर उससे पहले की हम लोएस्ट एवरेज देखा है तो हमने डोनाल्ड ट्रंप का सबसे ज़्यादा लोएस्ट एवरेज देखा है, यानी कि और जिसका लोएस्ट एवरेज होता है वो जो है प्रेसिडेंट नहीं बन पाता है, ऐसा भी कहना है, ठीक है। तो उसको लेकर बात हो रही है यहाँ पर आर्टिकल में। उसके बाद चलते हैं हम लोग अपना एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है हमारा, वो है हमारा सीबीआई, ठीक है। एक सीबीआई जो है ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सीबीआई हमारा है क्या, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बॉडी भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। तो किसके अगेंस्ट काम करती है, हमारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और ये है क्या, तो इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। सीबीआई के बारे में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है एक हमारे प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की, और ये ऑपरेट करती है ज्यूरिसडिक्शन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस, जो भी यहाँ पर जो क्राइम्स वगैरह हो रहा है उनके अगेंस्ट काम करती है। और सीबीआई जो हेड करी जाती है डायरेक्टर के द्वारा। ओरिजिनली यहाँ पे सेटअप कराया गया जाता है इन्वेस्टिगेट कर सके जो ब्राइबरी है, यानी कि घूस लेना वगैरह होता है, घूसखोरी होती है, उसको अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सके, और जो गवर्नमेंटल करप्शन हो रहा है उनके अगेंस्ट यहाँ पे स्टेप्स उठा सके। 1965 में इसे एक एक्सपेंडेड ज्यूरिसडिक्शन रिसीव करा गया ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके सेंट्रल लॉज जो सेंट्रल लॉज जो कि यहाँ पर लागू करे गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है।
उसके बाद जो ये एजेंसी है इसे यहाँ पर इन्वेस्टिगेट सेवरल इकोनॉमिक क्राइम्स भी कहा जाता है, स्पेशल क्राइम्स, केसेस ऑफ करप्शन, इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर हाई प्रोफाइल केसेस को लेकर यहाँ पर इन चीज़ों को जो भी हाई लेवल के केसेस होते हैं उन चीज़ों को टैकल करती है सीबीआई बॉडी हमारी। सीबीआई जो है यहाँ पर ये एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अब एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है यानी कि इसे छूट प्राप्त है ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से, ठीक है। ये है नहीं कि ये इन्फॉर्मेशन दे सकती है या फिर नहीं दे सकती है, इसके ऊपर है। और जो सीबीआई का हेड क्वार्टर है वो लोकेटेड है सीजीओ कॉम्प्लेक्स में नियर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है। और जो लास्ट जो फेमस केस है सबको ही पता होगा इसके बारे में, बहुत पॉपुलर केस है, ऋषि कुमार शुक्ला है ये करंट डायरेक्टर है इस समय सीबीआई के, ये याद रखना। उसके बाद जो लेटेस्ट अरेस्ट हुआ है सीबीआई में वो हुआ है 21 अगस्त 2019 में, और वो कौन हुआ है, फॉर्मर फाइनेंस और होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम, ठीक है। ये एडवोकेट जो कि यहाँ पर एक्यूज करे गए थे सीबीआई के द्वारा, और यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में भी हमने कवर कर चुका है, हमारे टेलीग्राम नोट्स में ही पड़ा होगा। और आईएनएक्स मीडिया केस के उसमें यहाँ पर ये अरेस्ट करे गए थे। तो यहाँ पर लेटेस्ट केस के बारे में पूछा जा सकता है कि लेटेस्ट केस जो है वो कौन सा है सीबीआई का, वो है हमारा पी चिदम्बरम का केस, ठीक है। और इसके बारे में जान लेते हैं ये एस्टेब्लिश कब हुई। एस्टेब्लिश हुई, फॉर्म्ड हुई 1941 में। उसका ज्यूरिसडिक्शन इन सब चीज़ों के बारे में हमने कवर कर लिया है, तो हमने सीबीआई के बारे में पढ़ लिया है गाइस। तो गाइस यहाँ पे हमने पूरा का पूरा न्यूज़पेपर जो है कवर कर लिया है, वो भी डिटेल में एनालिसिस करा है और बैकग्राउंड के साथ। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मिलेंगे आपसे कल, आज के लिए बाय बाय।